हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एग्रोन 211 और अब जो आज की अपनी क्रॉप है उसका नाम है तिल यानी कि सीसैम। तो स्टार्ट करते हैं अपने इसके बॉटनिकल क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले बॉटनिकल नेम, इसका बॉटनिकल नेम है सिसिमम इंडिकम। उसके बाद अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है पेडालिएसी। तो अपने स्टार्ट करते हैं इस बॉटनिकल नेम से। बॉटनिकल नेम सिसिमम इंडिकम। उसके बाद अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है पेडालिएसी। तो उसके बाद अब बात करते हैं इसकी क्रोमोसोम नंबर की। तो इसकी क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसकी क्या है, आगे 3 स्पीसीज़ हैं। 3 स्पीसीज़ में सबसे पहले स्पीसीज़ है सिसिमम इंडिकम। जो सेकंड स्पीसीज़ है वो है सिसिमम प्रोस्टेटम। जो थर्ड है वो है सिसिमम रेडिएटम। तो इन सब की जो है वो क्रोमोसोम नंबर अलग अलग है। सबसे पहले जो सिसिमम इंडिकम है उसके हैं 2n बराबर 26, फिर प्रोस्टेटम के हैं 2n बराबर 32 और उसके बाद जो रेडिएटम है उसके हैं 2n बराबर 64। तो यानी कि ये जो वैराइटीज़ हैं ये 3 इसके आगे क्या है, सब स्पीसीज़ हैं। तो अब आगे बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। तो अब क्लासिफिकेशन के अंदर बात करें तो इसकी जो मैच्योरिटी है, जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है उसके आधार पर, यानी कि मैच्योरिटी यानी कि इसकी परिपक्वता के आधार पर जो वर्गीकरण है, परिपक्वता के आधार पर, अगर परिपक्वता के आधार पर जाएं तो इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। उसके अंदर जो सबसे पहले है फर्स्ट है वो है अर्ली मैच्योरिटी। कहने का मतलब शीघ्र परिपक्वता वाली। शीघ्र परिपक्वता यानी कि इसके अंदर वे प्रजातियां आती हैं जिनके अंदर क्या होता है, फ्लावर एंड ब्रांचेस। फ्लावर एंड ब्रांचेस की संख्या है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। यह है अर्ली, यानी कि जिनके अंदर अपने को खुद को ही मालूम है जिनके अंदर क्या फ्लावरिंग क्या होगी, कम होगी। और जिनके अंदर ब्रांचेस यानी कि शाखाएं कम होगी तो उनका लाइफ साइकिल क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा और क्या वो जल्दी क्या पक जाएंगी। उसके बाद जो सेकंड है वो है लेट मैच्योरिटी, यानी कि विलंब परिपक्वता। अब विलंब परिपक्वता क्या होगा, अपने को मालूम है जो चीज़ टाइम ले रही है उसके अंदर क्या होंगे, फ्लावर भी अधिक होंगे एंड उसकी जो क्या है ब्रांचेस वो भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो नॉर्मल सी बात है। तो इस प्रकार से अपने परिपक्वता के आधार पर इसको क्या है 2 भागों के अंदर क्या है बांटा गया है। फर्स्ट है अर्ली मैच्योरिटी एंड लेट मैच्योरिटी। ये तो था इसकी मैच्योरिटी के आधार पर। अब बात आता है जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है सीड के कलर के आधार पर। किसके आधार पर, सीड यानी कि बीज के रंग के आधार पर। अब बीज के रंग के आधार पर क्या है, फिर इनको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। जो फर्स्ट है वो है वाइट सीडेड, यानी कि इनके जो बीज हैं वो क्या होंगे, दाने क्या होंगे, सफ़ेद होंगे और वाइट होंगे। और इनकी जो क्या है, जो शाखाएं एंड फ्लावर एंड ब्रांचेस वो क्या है, कम है। जो वाइट सीड वाली वैराइटीज़ हैं, स्पीसीज़ हैं, उनके अंदर क्या है, फूल और शाखाएं भी क्या होती हैं, कम होती हैं। लेकिन जो सेकंड है वो है ब्लैक सीड। अपनों ने देखा ही है कि तिल 2 प्रकार के होते हैं, वाइट और ब्लैक। तो अब जो ब्लैक सीड है वो क्या है, नाम से ही पता है कि उनके जो सीड का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। और ब्लैक होगा तो इनके अंदर जो है पौधे क्या होते हैं, अधिक शाखाएं होती हैं। पौधे के अंदर क्या है, ब्रांचेज एंड फ्लावर क्या है, ज़्यादा। ब्रांचेस और फ्लावर ज़्यादा हैं तो इनका क्या है, इल्ड भी क्या होगी, ज़्यादा। और इसकी इल्ड क्या होगी, कम। फूल ज़्यादा, शाखाएं ज़्यादा, तो उसकी उपज क्षमता ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये तो हो गया अपना इसका यहाँ तक का क्लासिफिकेशन। अब बात आती है
कोठरों यानी कि जो कैप्सूल हैं, जो कैप्सूल के अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं, जिनको कैप्सूल के कोठरों की संख्या के आधार पर, कैप्सूल किसे कहा जाता है, क्या जो इसका जो फली होती है, इस प्रकार से जो इसकी ये फली है, यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, कैप्सूल कहा जाएगा। अब इसके अंदर जो बॉक्स बने हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले है इसके अंदर जो क्या है वो है द्विकोष्ठीय, और जो सेकंड है वो है चतुर्कोष्ठीय। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अंदर क्या बनाया गया है, कैप्सूलों के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। अब कैप्सूल की बात करें तो जो द्विकोष्ठीय कैप्सूल है उसके अंदर फल में 2 कोठर होते हैं, यानी कि जिनके अंदर जो बीज बनते हैं वो 2 कोठर होते हैं। ये देखिए ये जैसी फली है, अब इसके अंदर वो इस तरह से होता है, ये 2 कोठर, एक तो ये कोठर हो गया, ये दूसरा, यानी कि बड़ी फली कर बना के दिखाते हैं। तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इसका फर्स्ट कोठर बॉक्स, और ये सेकंड। अब इसके अंदर क्या होते हैं, तिल के दाने होते हैं, यानी कि सीड होते हैं इसके अंदर। ये 2 कोठर हो गए। अब जो चतुर्कोष्ठीय है इसके अंदर फल के अंदर क्या होंगे, 4 कोठर होंगे। अब 4 होंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह से है, तो इसके अंदर कोठर ये हो गया। अब इसी फली के अंदर इसको एक बार और हो जाता है, ये 1 2 3 और क्या हो गए 4। इस प्रकार से कोठर क्या हो गए 4। पहले अगर इसको तोड़ते थे, इसको जैसे ही ऐसे खोलते थे तो ये एक प्लेन दिखता था, लेकिन अब जिससे इसको खोलेंगे इसके अंदर भी क्या हो गया, अब इसको डिवाइडेशन हो गया। जो ये पहले एक एक था, अब इसको जैसे ही खोलेंगे इसके अंदर भी क्या हो गया, एक एक डिवाइडेशन हो गया। तो ये हो गया इसके 4 कोठर। अब ये तो हो गया इसका क्या, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन होने के बाद जो मेन बात है, अब जो तिल है उसके अंदर लगभग 50% तक क्या है, तेल पाया जाता है। और जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन की मात्रा है वो 18 से 20% तक पाई जाती है। ये होगी इसकी बातें। अब इसके बाद अपने चलते हैं इसकी सीड रेट पर। क्लाइमेट आपको पता ही है, क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। क्लाइमेट के बाद अपने आ जाती है सोयल। सोयल मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, सैंडी लोमी और लोमी सोयल, यानी कि बलुई दोमट या दोमट मृदा, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.0 जो अच्छे जल निकास वाली क्या होनी चाहिए। तो ये तो अपने को आप शुरू से बताता आ रहा हूँ, आपको ये सब तो याद ही होना चाहिए। अब बात करें तो इसके उत्पत्ति स्थान की, तो जो बताना मैं भूल ही गया था, इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका को माना जाता है। ये बात याद रख लेना, कई बार पूछ भी लिया जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में। अब बात करते हैं अपने सीधे इसकी किसकी, सीड की। अब सीड की बात करें तो 5 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर अपने को क्या है, सीड की आवश्यकता पड़ती है। और सीड हमेशा अपने को ट्रीटेड यानी कि सर्टिफाइड ही होना है। और जो इसका सोइंग टाइम है, इसका जो सोइंग टाइम है वो है जून जुलाई। सोइंग टाइम जून जुलाई है। उसके बाद जो इसके पौधे की क्या है, स्पेसिंग की बात करी जाए तो लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है 25 से 30 सेंटीमीटर, और प्लांट से भी जो प्लांट की दूरी रखी जाती है वो है 10 से 15 सेंटीमीटर। अब NPK FI मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको। FI अपने को हर क्रॉप के अंदर 20 से 25 टन पर हेक्टेयर डालनी है, चाहे कोई भी क्रॉप हो। NPK की बात की जाए खाद एंड उर्वरक में, तो नाइट्रोजन इसके अंदर क्या है N 30 किलोग्राम, और जो फास्फोरस है वो क्या है 60 किलोग्राम, और जो पोटाश है वो 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से अपने को ये सारी चीज़ें डालनी हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपना वीडिंग एंड होइंग। वीडिंग एंड होइंग की बात करें तो एक फार्मूला मैंने बता चुका हूँ आपको, डेज वगैरह कुछ भी नहीं याद रहते हैं। तो जब प्लांट की हाइट 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो उस समय फर्स्ट निराई गुड़ाई की जाती है। और अगर सेकंड की बात की जाए तो इसके 20 से 25 दिन बाद
की जाती है फर्स्ट के 20 से 25 दिन बाद। लेकिन एक ही निराई गुड़ाई बहुत ही होती है। लगभग फर्स्ट निराई गुड़ाई का डेज याद रखना हो तो 15 से 20 दिन, सेकंड निराई गुड़ाई करनी हो तो 35 से 40 डेज पर इस प्रकार से की जाती है, अगर आपको याद रखना हो तो। और अगर ये भी नहीं याद रहता तो आप एक फार्मूला ये याद रख लीजिए कि हर 20 दिन बाद अपने को क्या निराई गुड़ाई करनी है। जैसे सोइंग कर दी, सोइंग के 20 दिन बाद निराई गुड़ाई फर्स्ट, और सेकंड करनी है तो फर्स्ट के फिर 20 दिन बाद, यानी कि 20 और 20 40 दिन के ऊपर इस प्रकार से अपने को क्या निराई गुड़ाई करनी है, वो भी आवश्यकता पड़ने पर। उसके बाद अपने बात करते हैं अब हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो 85 से 120 दिन के अंदर ये फसलें क्या है पककर तैयार हो जाती हैं, और पकने पर पौधे क्या है पीले पड़ जाते हैं और सूखने लगते हैं। फसल की जो कटाई है वो हंसिया की सहायता से की जाती है। कटाई समय पर करना आवश्यक है। अगर इसके अंदर देर कर देते हैं तो फलियां खेत के अंदर क्या छिटकने लगती हैं और जो सीड हैं वो नीचे बिखर जाते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसके अंदर अब क्या किया जाता है, पौधों को काट कर क्या है बंडल बना लिए जाते हैं। पौधों को काट लिया जाता है और इस प्रकार से क्या है बंडल बना लिए जाते हैं और उनको खेत के अंदर स्टैंड करके छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से सूखने के लिए क्या है छोड़ देते हैं। इस प्रकार से सूखने पर क्या है अच्छी तरह से क्या अपनी विनोइंग कर लेते हैं, और इसको सूखने के अंदर भी टाइम लगता है। तो इसीलिए उसके बाद बंडल बना कटाई करने के बाद इस प्रकार से बंडल बनाकर खेत के अंदर इसको हफ्ते या 10 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद थ्रेसर की सहायता से अपने क्या इसकी विनोइंग कर लेते हैं। और उसके बाद बात करें आप अपने उपज की, तो उपज की बात की जाए तो 5 से लेकर 8 क्विंटल पर हेक्टेयर के अपने इसके अंदर उपज की प्राप्ति होती है। और उसके बाद आप बात करें कीट एंड पेस्ट मैनेजमेंट की, तो वो आपको मैंने PDF के अंदर सेंड कर दिए हैं। और लगभग सभी के अंदर के पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट सेम ही रहता है। तो वो मैंने पहले आपको शुरू में 3-4 वीडियो के अंदर 1-2 वीडियो के अंदर बता दिया, और लास्ट के अंदर अपने एक और पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसके अंदर सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स और सीड ट्रीटमेंट के जितने भी फंगिसाइड हैं उनका उपयोग, उनकी पूरी जानकारी बता दी जाएगी। तो ओके, थैंक यू।